हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो सीड बैच का मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्वाड्रिलेटरल्स। सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो। इस पे हम चैप्टर की जो चीजें इस चैप्टर में है वो सब डिस्कस कर लेंगे, ताकि जब हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस पे जाए तो हमें ये चैप्टर बहुत ईजी लगे। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बच्चे, ये क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? सो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी शेप है जिसमें चार साइड्स होती है, चार वर्टिसेस और चार एंगल होते हैं, और वो कुछ भी रैंडम हो सकते हैं। यहाँ पे तो वो शेप से जो हमने सुनी हुई है कि करके देखते हैं। अदरवाइज अगर मैं सिंपल 1 2 3 4 इस तरीके से मैंने कुछ बनाया, सो अब इसकी साइड्स देखो, वन साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड। सो चार साइड्स, चार वर्टिसेस, 1 2 3 4 एंड चार एंगल्स। सो किसी भी फिगर के अगर चार साइड्स है, चार एंगल्स हैं और चार वर्टिसेस है, तो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे कुछ शेप्स है, उनको देखते हैं। ये वाली शेप हमारी कौन सी होती है? रोम्बस। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी जो आगे जाके पढ़ेंगे। देन दिस इज पैरेललोग्राम, और इस चैप्टर का ये स्टार है भाई। सारी चीजें जो हमने पढ़नी है पैरेललोग्राम के आसपास ही घूमेंगी। ठीक है, उसके बाद ये शेप कौन सी है? ये हमारी काइट शेप होती है। ये हमारा स्क्वायर है। दिस इज ट्रेपीजियम, दिस इज रेक्टेंगल। तो बेसिक चीजें तो हमें पता है, जैसे एक रोम्बस है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, एंगल 90 डिग्री हो ये जरूरी नहीं है। स्क्वायर है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, एंगल सारे 90 डिग्री होते हैं। ट्रेपीजियम में ये इसके पैरेलल होता है। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड ऑपोजिट एंगल्स भी, मतलब सारे एंगल्स ही 90 डिग्री एंड एंगल्स हमारे सारे 90 डिग्री होते हैं। इसके अलावा पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बहुत सारी बातें पैरेललोग्राम की तो हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलो, सो हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा पैरेललोग्राम की, और ये सारे पॉइंट्स ना एज अ थ्योरम आपको दे रखी है। सो अब आपको ये काम करना है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सिर्फ स्कूल में आपके थ्योरम्स यूज करवा रहे हैं या आपको थ्योरम के प्रूफ्स भी करा रहे हैं। सो अगर एक एक थ्योरम का प्रूफ कराया है, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें हम सारे प्रूफ्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो वापस आते हैं यहाँ। तो थ्योरम 8.1 है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या कह रहे हैं भाई कि अगर एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से बेटा, सो इसका डायगोनल क्या होता है? ये ऑपोजिट वर्टिसेस को जो कनेक्ट करते हैं उनको हम डायगोनल्स बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, जैसे फिर से यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाती हूँ मैं, इसका एक हमने ये डायगोनल बनाया। सो ये डायगोनल क्या करेगा? इन दोनों को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, चाहे ऐसे बना लो, चाहे आप इसकी जगह ये वाले की जगह ये वाला डायगोनल बना लो, तो ये और ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? चलो थ्योरम 8.2, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती है। जैसे ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो ऑपोजिट्स क्या साइड कौन सी होती है बेटा? ए बी साइड की ऑपोजिट उसके सामने वाली साइड सी डी हो गया। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी। सिमिलरली बी सी, इसकी बात करें तो इसकी ऑपोजिट ए डी है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं ए डी इक्वल है बी सी के। सिमिलरली हमारी सी डी इक्वल है ए बी के। सो ये आगे ऑपोजिट साइड्स इक्वल। अब इसी का ही ऑपोजिट क्या है? इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इस चीज को ना थोड़ा ध्यान से समझना। वो कह रहे हैं अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ये चार साइड्स हैं, अगर इस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड, मतलब जैसे ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो वो कह रहे हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। इससे हमें क्या पता चलता है बच्चे कि अगर हम एक रेक्टेंगल की बात करें तो क्या ये भी एक पैरेललोग्राम है? ऑपोजिट साइड्स तो इसकी भी इक्वल होती है। हाँ बच्चे, एक रेक्टेंगल भी हमारा
पैरेललोग्राम है। जैसे ये सारी चीजें क्वाड्रिलेटरल में आती है, जिसकी 4 साइड्स है वो क्वाड्रिलेटरल हो गया, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है वो पैरेललोग्राम हो गया। अब इसमें एडिशनल क्या आ जाता है कि एंगल 90 डिग्री हो, ये हमारा पैरेललोग्राम में तो नहीं होता। सो इससे क्या पता चलता है कि सारे रेक्टेंगल्स हमारे पैरेललोग्राम में, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब एक रेक्टेंगल को देख के मैं कह सकती हूँ हाँ यार ये एक पैरेललोग्राम है, जो हमारी पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज है वो यहाँ भी इंप्लाई होती है। लेकिन ऐसे ही स्क्वायर की बात कर लो, स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती है, मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है। मतलब जिस भी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स बच्चे इक्वल होंगी वो एक पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल अपने आप को एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं? जैसे इसके एंगल्स 90 डिग्री है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्क्वायर और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल है। सो क्या हो रहा है ना, ऐसे क्वाड्रिलेटरल का एक ब्रांच आई पैरेललोग्राम, उसमें और चीजें एडिशन होते होते वो और शेप्स बनती गई। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं सोचना कि ये रेक्टेंगल है इसको पैरेललोग्राम कैसे बोल सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल हमारा जो है वो ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम 8.4 है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब वो कह रहे हैं एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे ये एक पैरेललोग्राम है हमारा ABCD, ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं बच्चे? अगर हम बात कर रहे हैं एंगल A की, तो एंगल A के सामने कौन सा है? एंगल C, तो दैट मीन्स एंगल A इक्वल है एंगल C के। सिमिलरली एंगल B की अगर बात करें तो उसके ऑपोजिट, उसके सामने कौन सा है? एंगल D, तो एंगल B इक्वल है एंगल D के। तो दूसरी हमने प्रॉपर्टी क्या देखी है हमारे पैरेललोग्राम की कि उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम 8.4। इसी का ही रिवर्स, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब आपको कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, अगर आपने प्रूव कर दिया कि इसके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल है, तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? फिर से वही चीज, जैसे रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री है, सो भैया ऑपोजिट एंगल सेम हो गए तो हम कहेंगे रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी है। सो जितने रेक्टेंगल्स है सब पैरेललोग्राम है, लेकिन सारे पैरेललोग्राम्स रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, सेम वही बात जो अभी हम करके आए हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, थ्योरम 8.6, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टिंग ईच अदर? जैसे अगेन ये बना लिया हमने पैरेललोग्राम, डायगोनल्स पता है भाई, ऑपोजिट वर्टिसेस को जो कनेक्ट कर रहे हैं वो हमारे डायगोनल्स होते हैं। नेमिंग कर लेते हैं ABCD। अब ये पॉइंट O हो गया। बाइसेक्ट करने का मतलब है बच्चे एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे ये जो हमारा AC डायगोनल है, अगर BD को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि उसने इसको इक्वल पार्ट में कर दिया, मतलब OD OB के इक्वल कर दिया एंड OC OA के इक्वल कर दिया। सो वी कैन राइट OA इक्वल्स टू OC एंड वी कैन राइट कि हमारा OD इक्वल है OB के। ये मतलब होता है बाइसेक्ट करने का। ठीक है, तो जो हमारे पैरेललोग्राम के डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद थ्योरम 8.7, अगेन उसका रिवर्स कि भैया अगर आपने प्रूफ कर दिया, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल था, उसके डायगोनल्स आपने प्रूफ कर दिया कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो आप कहोगे कि ये एक पैरेललोग्राम है क्योंकि इसके डायगोनल्स ने बाइसेक्ट किया है एक दूसरे को। ठीक है, चलो आगे देखो। सो आगे है हमारे पास, एक बार ब्रीफली देख लेते हैं, अभी हम थ्योरम के हिसाब से पढ़ लेते हैं तो रिकैप कर लेते हैं। भाई एक पैरेललोग्राम में जब हम एक पैरेललोग्राम की बात करते हैं, सो उस पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एंड उसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जो इतनी सारी थ्योरम्स हमने पढ़ी हैं उसका कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि भैया जब हम एक पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल है एंड उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की। अब जो हमने डायगोनल्स पढ़ा है ना, क्योंकि हमने देखा स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल की भी सारी साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस की भी इक्वल होती है, सब पैरेललोग्राम हो गए एक तरह से, लेकिन इनमें डायगोनल्स का डिफरेंस है। कैसे? वैसे तो एंगल का भी
जैसे स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, रोम्बस के नहीं होते, ठीक है। तो बड़ी सारी चीजें हैं। यहाँ पे देखो जरा, स्क्वायर की जब हम बात करते हैं, जब स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाया मैंने, इसके जब मैं डायगोनल्स की बात करूंगी ना, पहली चीज इक्वल होते हैं। डायगोनल्स इक्वल होने का क्या मतलब है बच्चे, कि अगर ये है ए बी सी डी, तो जब हम, अगर ये स्क्वायर है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो हमारा ए सी जो है इक्वल होगा बी डी के। समझ आई ये बात, कि भैया वहां पे बोला था कि डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, ये कहीं नहीं बोला कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। लेकिन जब हम स्क्वायर की बात करते हैं, उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। मतलब ये पूरा AC अगर 10 सेंटीमीटर है तो BD भी 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सो डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में भी था, यहाँ पे भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसमें भी हमारा OD इक्वल होगा OB के, हमारा OC इक्वल होगा OA के, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है। एक नई चीज है कि दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, मतलब ये बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं वो भी 90 डिग्री के हैं। इस पॉइंट पे यहाँ पे जो डायगोनल बन रहे हैं वो 90 डिग्री के हैं। जैसे अगर ये एक स्क्वायर है आपके पास और यहाँ पे मैंने डायगोनल बनाया, दूसरे डायगोनल ने इसको बाइसेक्ट किया, तो यहाँ पे इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया, इधर भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ से चलते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल में इसकी दो क्वालिटीज है, कौन सी वाली, कि रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल्स इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरली बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी यहाँ पे भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगेन ये O पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा, इसका यहाँ तक, O से यहाँ तक, O से यहाँ तक इक्वल होगा, जैसे पैरेललोग्राम था, ठीक है। फर्क क्या है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स और रेक्टेंगल के डायगोनल्स में, कि यहाँ पे रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट रोम्बस की बात करें तो रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं होते, लेकिन वो बाइसेक्ट करते हैं इस तरीके से। वो भी यहाँ पे अगर 0 O लिख दे हम और नेमिंग कर लेते हैं ABCD, तो रोम्बस के केस में भी OA इक्वल है OC के, OB इक्वल है OD के। यहाँ पे भी सेम चीज है। ऑल्सो ये भी 90 डिग्री पे, यहाँ पे मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सो कौन सी दो चीजें हैं, एक तो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो क्या क्या देखा हमने, स्क्वायर में 3 क्वालिटीज देखी कि उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट। बेसिकली यहाँ पे तीनों के ही, या पैरेललोग्राम भी इंक्लूड कर लो, सभी के ही डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। फर्क क्या है, स्क्वायर के और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल हैं, स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, चलें आगे। ये चीज याद रखोगे, एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो इसका ले लो और इसको संभाल के रखना, काम आएगा आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चे हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम। अगेन अभी मैं आपको थ्योरम एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर क्योंकि अभी रैशनलाइज सिलेबस में ना काफी स्कूल्स में इस चीज को एक कर लिया कि यार इसके प्रूफ नहीं कराने हमें थ्योरम के, सिर्फ बच्चे को थ्योरम पता होनी चाहिए एंड थ्योरम की हेल्प से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सके। बट अगर आपकी स्कूल्स में आपको बोला गया है कि नहीं आपको प्रूफ भी करने हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाएंगे एंड वहां पे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। अभी के लिए थ्योरम 8.8 है हमारी, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पे जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल था, लेट्स कॉल दिस ABC। सो बच्चे ट्राइंगल ABC में साइड AB, ये जो हमारी साइड AB थी, इसका मिड पॉइंट है मान लो ये D, इस AB का मिड पॉइंट D है। इसी तरीके से ये जो AC है बच्चे, इसका मिड पॉइंट मान लो E है। सो यहाँ पे AB का मिड पॉइंट D, इस साइड का मिड पॉइंट E, और जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो वो कह रहे हैं कि ये जो लाइन मिलेगी ना, अब देखो ये साइड का मिड पॉइंट लिया, इस साइड का मिड पॉइंट लिया, तीसरी साइड कौन सी बची, ये वाली साइड। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन आई है वो इसके पैरेलल होगी, वो इसके
पैरेलल होगी, थर्ड साइड के पैरेलल। और सिर्फ ये इसी केस में नहीं है, देखो जरा यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं। मान लो ट्राइंगल आपका इस तरीके से होता बच्चे, एंड हम मिड पॉइंट लेते, इस साइड का ये मिड पॉइंट, इस साइड का ये मिड पॉइंट, तो इसको ज्वाइन करो। अब ये जो हमारी लाइन ज्वाइन करके लाइन आई है, ये कौन सी, क्योंकि इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, थर्ड साइड कौन सी बची, ये वाली। सो ये जो हमारी लाइन है ये पैरेलल होगी इसके, ठीक है। एंड सिमिलरली एक और ट्राइंगल बनाते हैं। इस केस में हम लेते हैं मिड पॉइंट, मान लो मैंने इसका मिड पॉइंट लिया और इस वाली का मिड पॉइंट लिया, इसको ज्वाइन किया, थर्ड साइड कौन सी बची, ये वाली। सो ये और ये पैरेलल है, मतलब जिन दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन मिली है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम, इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। एंड इसी का ही इसको इस तरीके से समझते हैं, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो इसमें क्या बोला है, इसको जरा ऐसे करके ड्रॉ करके समझाती हूं मैं कि देखो, पढ़ेंगे पहले और समझेंगे। अब बोला है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। मान लो इस ट्राइंगल का इस साइड का मिड पॉइंट लिया मैंने, इस मिड पॉइंट को लिया मैंने। अब वो कह रही है यहां से जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, वन साइड का हमने पैरेलल लिया, पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, मतलब इस पॉइंट पे इसका मिड पॉइंट लिया मैंने। अब यहां से मैंने मान लो इसके पैरेलल यूं बनाया, तो अब ये क्या करेगी, ये जो तीसरी साइड है ना, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। फिर से समझते हैं एक बार डायरेक्शन चेंज करके। मान लो मेरे पास ये ट्राइंगल था, इस साइड का मैंने मिड पॉइंट लिया, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट लेके यहां से लाइन, देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है बच्चे, या तो मैं लाइन ऐसे बना दूं तो वो क्या होगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। अदरवाइज मैं लाइन ऐसे भी बना सकती हूँ, वो इसके पैरेलल हो जाएगी। अब क्या है, अगर यहाँ पे ये आपने लाइन बनाई वो पैरेलल है इसके, तो ये क्या करेगी, ये जो लाइन है, क्योंकि आपने यहाँ पे इसका मिड पॉइंट लिया, इसके पैरेलल बनाई, थर्ड साइड ये है, तो वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। फिर से एक बार समझाती हूँ, ये हमने ट्राइंगल लिया, जितनी बार कहोगे सेम चीज है, आप बस मिड पॉइंट्स अलग अलग ले सकते हो। अब मान लो ये साइड का ये मिड पॉइंट था, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट से या तो मैं ऐसे लाइन बना सकती हूँ, वो इसके पैरेलल होगी, या मैं इसके पैरेलल बना सकती हूँ। तो बच्चे अगर ये लाइन, क्योंकि मिड पॉइंट कहाँ लिया है, इस पे लिया है, अब अगर ये लाइन आपने पैरेलल बनाई इसके, तो वो इसको बाइसेक्ट करेगी। अगर आपने पैरेलल बनाई इसके, तो वो इसको बाइसेक्ट करेगी। मतलब एक साइड ली जिसमें मिड पॉइंट लगेगा, एक साइड है जिसके पैरेलल बनाओगे, तो दो साइड यूज हो गई, तीसरी जो साइड बची है उसको बाइसेक्ट करेगी, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। सो इस केस में अगर मैं इस चीज को समझूं, तो मान लो हमने डी मिड पॉइंट लिया, डी हमारा मिड पॉइंट है। अब देखो डी मिड पॉइंट किस पे गया है, ए बी पे गया है, तो ए बी साइड यूज कर ली। यहाँ पे हमने पैरेलल बनाया किसके, अब डी ई पैरेलल किसके बनाया है, हमने बी सी के पैरेलल बनाया है, तो मतलब साइड बी सी भी यूज कर ली। यहाँ पे मिड पॉइंट लिया, यूज कर लिया, यहाँ पे पैरेलल बनाया, यूज कर लिया। कौन सी साइड बची, ए सी बची। सो हम कह देंगे कि ए ई इक्वल है ई सी के, क्योंकि इस लाइन ने क्या किया कि इसको इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया, इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड हो गया है, आगे बढ़ेंगे बट नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम एक्सरसाइजेस करेंगे। एंड आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है अगर सब थ्योरम्स के प्रूफ आप लोगों ने आपके स्कूल्स में कराए गए हैं, या अगर कुछ पर्टिकुलर थ्योरम्स के कराए हैं, वो सब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मैं सेशन एक और लेके आ सकूँ जिसमें हम सारे प्रूफ्स पढ़ें, ठीक है। सो नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।